नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी जो आपके और हमारे दिल की है, मतलब डायरेक्ट दिल से। देखिए, ना आज कोई रिव्यू करेंगे, ना ही आज कोई ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत टेक्निकल हो, पर जो बेसिक्स है वो हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि हम और आप कहाँ लैग कर रहे हैं, किन बेसिक्स में लैग कर रहे हैं। और वो मुझे कैसे समझ में आया कि कई ऐसे सवाल आते हैं जिससे मुझको ये समझ में आता है कि हम एक भौतिकवादिता यानी एक बाहरी दुनिया के आडंबर या जो एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड है या फिर जो हम दिखा रहे हैं, जो यूट्यूब दिखा रहा है, बस उसके पीछे भाग रहे हैं। हमारा काम यहाँ चीजों के पीछे भागना नहीं, बल्कि उनसे अपने मतलब का सार निकालना और उसके बारे में समझना है। इसके साथ साथ हमें क्या जरूरत है और क्या नहीं, इसके बारे में हमें बहुत क्लियर होना जरूरी है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि बजट एक लिमिटेड होता है, वो किसी भी व्यक्ति के पास, और मुझे और आपको जो भी चाहिए हो वो अपने और अपने बजट में ही चाहिए होता है। लेकिन उस बजट में हम एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे लगा लेते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे पास हमारी अपनी क्या कैपेबिलिटीज है जिनकी मदद से हम उस कम बजट में भी एक अच्छे काम को निकाल सके और हमारा टारगेट क्या हो। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ें उससे पहले प्लीज नीचे जाकर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सके। तो दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो बात बहुत जरूरी है। ये सवाल मेरे दिमाग में कहां से आया? ये सवाल इसलिए आया क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस आए जिससे मुझको लगा कि हम अभी भी एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़े जा रहे हैं जहां हमें लगता है कि फला सामान खरीद लेने के बाद या वो चीज खरीद लेने के बाद हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। लेकिन हर 6 महीने, हर 1 साल पर कैमरे कंपनीज या फिर और भी कई कंपनियां या और भी गैजेट्स अब मार्केट में आ जाते हैं। जब इतनी सारी चीजें बार बार मार्केट में रोल कर रहे हैं और वो अपग्रेडेड वर्जन है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जो हमने खरीदा है वो वाकई हमारे काम का है, या इससे बेहतर तो ये आ गया, तो फिर क्यों ना हम इसे बेच के ये खरीद लें। या हमारा जो सपना था, जो भी फिल्म बनाना, म्यूजिक वीडियो बनाना या वेडिंग एल्बम्स बनाना या जो भी कुछ करना, उसके लिए इससे बेहतर तो यही है, तो क्यों नहीं यही ले। तो दोस्तों, होता क्या है, दरअसल हमारे पास होता है शुरुआत में एक सर्टेन बजट। वो सर्टेन बजट आपके पास भी होता है, वो सर्टेन बजट मेरे पास भी होता है। मैं एरी एलेक्सा नहीं खरीद सकता, मैं रेड कोमोडो के ऊपर जा नहीं सकता, और आप शायद FX3 नहीं खरीद सकते, या फिर शायद कोई और है जो R5C नहीं खरीद सकता। लेकिन इतना बजट तो होता है कि एक कैमरा खरीद के हम शुरुआत कर सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग के टेक्निक्स, लाइटिंग्स वगैरह की कई सारी वीडियोस हैं। उनमें हमने कभी ये नहीं बताया है कि आप ये कैमरा लें तभी आपका काम होगा। हमने ये बताया है कि ये शॉट ऐसे लिया जाता है, कहानी ये कहती है, रिक्वायरमेंट ये है, और आपको फला तरीके से काम करना चाहिए। इस बार तो ना मैंने आपके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना ही इस बार मैं कुछ सोच के बैठा हूं कि मैं आपको यही बताऊंगा। इस बार मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो समस्या मैंने पहले झेली है और शायद आप में से कई और अभी भी झेल रहे हैं। कल ही किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ये कैमरा ले लूं तो मैं क्या फिल्म हॉल के लिए, सिनेमा हॉल्स के लिए फिल्म बना सकूंगा? मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरी एक फिल्म है सफर, जो हॉटस्टार पर चली। उसे मैंने A7 III से बनाया, सोनी A7 III फुल फ्रेम कैमरा है। कई लोगों ने कहा ये किसी चैनल पर नहीं चलने वाली क्योंकि एक प्रोफेशनल कैमरे से नहीं बनी है, एक सिनेमा कैमरे से नहीं बनी है। लेकिन जब मैंने उसे बनाया, हालांकि वो 420 था, 8 बिट था, 8 बिट 420 में जब मैंने उसे बनाया और चैनल को भेजा, तो चैनल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे चलाया, और वो लंबे समय तक चली। फिर MX प्लेयर पर चली और भी कहीं चली। आज के डेट में पता नहीं कहाँ चली होगी, मुझको नहीं पता। लेकिन इसी तरह मैंने वो फिल्म बनाई। इसी तरह मेरी जो दूसरी फिल्म थी मॉर्निंग टी, वो हमने पॉकेट 6K पे बनाई। वो 422 था, 0 बिट था, 6K रॉ था। लेकिन मुझको समझ में आया कि जब मैंने ये 2 कैमरे में इन्वेस्ट कर दिया, जब ये कैमरा चल ही रहा था और ये कैमरे से मैंने काम किया, तो अंतर क्या आया? जबकि दोनों एक्सेप्टेबल हुए, तो अंतर क्या आया?
हॉटस्टार कोई छोटा चैनल तो था नहीं। तो मुझको ये समझ में आया कि ये अंतर सिर्फ वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी का है। चैनल्स चाहती है कि क्वालिटी बरकरार है। जैसे 4208 बिट में जब मैं कलर करेक्शन कर रहा था, ज्यादा ट्विक कर देता था कलर्स को, ब्लैक और व्हाइट को, या फिर कुछ और ज्यादा कलर लेके आता तो बेंडिंग आ जाती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन यही ब्लैक मैजिक 6K में ऐसा नहीं हुआ। आज के डेट में बहुत सारे कैमरे मार्केट में पड़े हुए हैं। अगर आपको यही सोचना है कि आपको सिनेमा हॉल के लिए फिल्म बनाना है, तो आप कोई भी ऐसा कैमरा ले सकते हैं जो 4K हो। रॉ आउटपुट इसके लिए नहीं कि रॉ आउटपुट कंपनियां मांगती है। रॉ आउटपुट इसके लिए कि जब आप रॉ को शूट करेंगे तो आपको पोस्ट में यानी एडिटिंग में और कलर ग्रेडिंग में बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको लंबी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप कलर को हर तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक रोल पर शूट करने के बराबर है ये। अब आपको ये समझना है कि आपका काम क्या है। क्या आप एक हाइब्रिड फोटोग्राफर है जो वीडियो और फोटो दोनों करता है, फिर शौकिया जाके स्टिल फोटोग्राफी स्ट्रीट पर भी करता है, या फिर बर्ड फोटोग्राफी भी करता है? तो जब आप ये सब कुछ करते हैं और आपको सिर्फ YouTube पर डालना है, या फिर आपको सिर्फ अपने क्लाइंट को देना है जो 4K या 1080p में भी खुश है, जिसे बहुत वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको 4 लाख का कैमरा खरीदना जरूरी है? आप 1.5 लाख के कैमरे से भी काम कर सकते हैं। ये एक सवाल था जिसका मैंने अभी जवाब दिया आपको कि अगर आपको फिल्म हॉल के लिए अगर आपको कैमरा चाहिए, अगर रॉ आउटपुट नहीं भी है, तो 4K में 422 10 बिट अगर आपको मिलता है तो भी आप उसको बना सकते हैं और एक हॉल में चला सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं और वो छत्तीसगढ़ी फिल्म सिर्फ सोनी A7 IV से बनाते हैं, और अभी बनाते बनाते उन्होंने ब्लैक मैजिक पॉकेट 6K फुल फ्रेम 6K लिया है, अब वो उससे बना रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि एक छोटे से कैमरे से काम शुरू करके वो अब ब्लैक मैजिक पे 6K पे जा रहे हैं, दोनों का प्राइस लेवल वो बराबर है। तो फिर उनको दिक्कत क्या? और खाली समय में वो शादी का भी काम करते हैं, खाली समय में वो एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। तो अगर पैसे कमाने के दृष्टिकोण से लेना है तो आपको ऐसे कैमरे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो सब कुछ कर सके, क्योंकि फिल्म बनाने से आपका पेट नहीं भरने वाला अनलेस अंटिल आपके पास सब्सिडी के ऑफर नहीं है, या फिर आप अपने फिल्म को बेचने का मादा या बेचने का जरिया रखते हैं। अगर आपके पास खरीदार खड़े हैं और उनको पता है कि आप अच्छी फिल्म बना के देंगे तो सब सही है, वरना आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके पैसा वसूल नहीं कर सकते। मेरी दोनों फिल्म से मुझे आज तक 2000 या 4000 रुपए भी नहीं आए, लेकिन मेरा एक नाम हुआ और कई बार कई फिल्म फेस्टिवल से कई अवार्ड मिले, तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो आपको ये समझना है कि आपका इंपॉर्टेंस, आपका टारगेट क्या है, आप किस चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप देते हैं अपनी क्राफ्ट को कि मेरा नाम होना चाहिए और मैं इन सबको दिखा के आगे किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकता हूं, कि कोई फिल्म किसी को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार कर सकता हूं, तो आप शॉर्ट फिल्म्स बनाएं और किसी भी कैमरे से बनाएं। वो सिर्फ आपके स्टोरी, आपके शूट करने के तरीके या फिर आपके फिल्म को ओवरऑल देखेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है। और सच मानिए, किसी भी अवार्ड फंक्शन में कहीं भी ये नहीं पूछा जाता कि भाई तुमने किससे शूट किया। आप एक आईफोन से भी शूट करेंगे तो आपका काम चलेगा। अब दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम सिर्फ कैमरे में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, और खासकर फुल फ्रेम में। एपीएससी के बारे में एक अवधारणा बनी हुई है कि एपीएससी एक बहुत अच्छा कैमरा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे पास FX30 है, इवन पॉकेट 6 के एक APS-C कैमरा है, सुपर 35 जिसे कहते हैं। तो मैंने पॉकेट 6K का भी कैमरा यूज किया है, और मैंने फुल फ्रेम में सोनी A7 III, A7 IV, FX3 भी यूज किया है। मुझे जो शॉट चाहिए और मुझे जो आउटपुट चाहिए वो कैमरे से ज्यादा लेंस पर डिपेंड करता है। किसी ने हाल में लिखा है कि सर, आप बोलते हैं कि कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसे ले सकते हैं, लेकिन क्या लेंस वाकई डिपेंड नहीं करता लेंस पे कि हमारी क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो? दोस्त, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं।
आपने एकदम सही बात बोला। हमारी क्वालिटी कैमरे से ज्यादा लेंस पर डिपेंड करती है। अगर आपने एक कैमरे में इन्वेस्ट कर दिया है, वो क्रॉप हो, वो सोनी हो, वो कैनन हो, वो पैनासोनिक हो, वो कोई भी कैमरा हो, अब आप लेंसेज पर चाहिए। आप अच्छे लेंसेज रखिए, आप उनसे इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, आप उनसे काम करने की कोशिश कीजिए और आप देखिए कि आपको आउटपुट आता है या नहीं। दोस्तों, एंड रिजल्ट जरूरी है। जब आप फिल्म लेके किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, जब आप वेडिंग फिल्म ही लेके किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, तो ये नहीं पूछता है कि आपने अभी कौन सा लेंस यूज किया। अब कोई बहुत ओवर स्मार्ट होगा तो वो पूछेगा, कोई इंटेलिजेंट क्लाइंट ऐसा नहीं पूछता। वो आउटपुट देखता और बोलता वाह बहुत शानदार है। आप में से शायद कईयों को पता नहीं हो कि एक कैमरा था कैनन 5D Mark III, रेवोल्यूशनरी कैमरा था। उससे अच्छा कैमरा अभी तक इंडस्ट्री में ना आया है ना आया है, अब मेरे हिसाब से आएगा। मैं उससे फोटोज लेता था और मैंने उसे वीडियो ले लिया। एक बहुत बड़े, आप सर्च करेंगे, बहुत बड़े टेक्नीशियन है, टेक्निकल गुरु हैं, फिलिप ब्लूम। उन्होंने 5D Mark III से पूरी की पूरी फिल्म शूट कर दी और स्टार वार्स वालों को उसे दिखाया और वो आश्चर्यचकित थे कि अरे एक छोटे कैमरे से भी ऐसा हो सकता है। अनुराग कश्यप ने अपनी कई फिल्मों में 5D Mark III को यूज किया। राम गोपाल वर्मा ने 5D Mark III से पूरी फिल्में बना दी। क्या था वो? 422 था। उस कैमरे में ऐसा क्या था? सवाल है कि वो तो सिर्फ एक HD कैमरा था और वो फिल्म हॉल में भी लगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है। आज की डेट में जितने कैमरे हैं मार्केट में, Z6 ले लीजिए, ZR ले लीजिए, आप कैनन का कोई भी कैमरा उठा लीजिए, C50, R632, आप सभी से फिल्म बना सकते हैं और वो हॉल में चल सकती है। आपकी सहूलियत पर अगर आप पहले से कलर ग्रेडिंग, पहले से लाइटिंग अच्छे से करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, अगर आपको उसके बाद लगता है कि मुझे कलर ग्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या बुराई है। अंत में आपकी कहानी देखी जाएगी। अंत में आपने वेडिंग में क्या बना के दिया है उसे देखा जाएगा, वो भी एक कहानी ही होती है। अंत में आपके फोटोग्राफ्स को परखा इससे जाएगा कि वो वाकई क्लाइंट के मार्केटिंग के लिए काम में आता है कि नहीं, या उसमें जो व्यक्तित्व नजर आ रहा है वो खूबसूरत दिख रहा है कि नहीं। आप अपने क्राफ्ट को बढ़ाएं, न कि आप पागलों जैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें कैमराज में। हाँ करें, अगर आपका बहुत काम फैल रहा है, आपको 2-3 कैमरे की जरूरत है तो श्योर आप करें। आपको लगता है बिजनेस एक्सपैंड करने की जरूरत है तो श्योर करें, लेकिन ये जरूर गौर करें कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं। दोस्तों, अब एक तीसरी बात पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा चैनल चूंकि फिल्म मेकिंग के लिए समर्पित है और मैं लोगों को फिल्म मेकिंग सिखाता हूं, उनको समझाता हूं और उसके बारे में बात करता हूं, तो कहानी जो है ना वो किसी भी फिल्म की हीरो होती है। आप छोटे से चंक को शूट करके आप खुश होते हैं कि मैंने ये छोटा सा चंक शूट कर लिया, इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है और उसको YouTube पर डाल दिया और आपको खूब सारे लाइक्स मिल गए। ये आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज बताता है। लेकिन कई चंक्स को जोड़ के कहानी बनती है, कई शॉट्स को जोड़ के कहानी बनती है। वो कहानी कहने की कला आप में आनी चाहिए। आपको यह ध्यान देना होगा कि जब आप फिल्म बना रहे हैं, जब आप वेडिंग की स्टोरी कर रहे हैं, या फिर आप जब कोई कहानी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके विजुअल्स के माध्यम से, जो लिखित मीडियम है, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी है, जो कहानी लिखी है, आपके विजुअल के माध्यम से वो दिखे। और उसके लिए कोई कैमरा काम नहीं आता, उसके लिए ये दिमाग काम आता है और ये दिल भी। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इस पूरे माहौल में हम बहुत ज्यादा कैमरे के पीछे भाग रहे हैं। कंपनियों का काम है कैमरास निकालना, उनको सामने लाना, लोगों को दिखाना, अपने प्रोडक्ट को बेचना। नए कैमरेज उनके लिए छोड़ दीजिए जिनको वाकई जरूरत है। अपने पुराने कैमरे को बेच के
आपको नया कैमरा लेना है तभी जब आपको वाकई पुराने कैमरे से सारा पैसा निकल चुका है या उसकी सारी यूटिलिटी आपने चेक कर ली कि हाँ अब इसके आगे मैं इसको यूज नहीं कर सकता, इसको मैंने निचोड़ लिया है लगभग। ये आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास A6400 था, मैंने उसको बेच के A6700 लिया। बहुत अंतर नहीं आया। हाँ अंतर आया लेकिन बहुत अंतर नहीं आया। मैंने A6700 था, मेरे पास FX30 था, दोनों बराबर ही काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मेरा काम है। फिल्म बनाने के लिए मैं ब्लैक मैजिक यूज करता हूँ, मुझको उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 6K इसलिए मैं यूज करता हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा जूम इन जूम आउट करने का पोस्ट में मौका मिले, मैं एक में एक थोड़ा क्लोजअप भी लगा लूं, थोड़ा वाइड भी लगा लूं 4K बना के। तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है। अंत में आपसे प्रोरेस में आउटपुट मांगा जाएगा किसी भी चैनल में, प्रोरेस 422 कोई भी चैनल यही मांगेगा। इसके अलावा कई कैमराज ऐसे हैं जो काफी सस्ते हैं और प्रोरेस में देते हैं आउटपुट। तो टोटल डिपेंड करता है दोस्तों आप पर। अब एक तीसरी बात या चौथी बात जो भी आ रही है, हम लाइटिंग्स को नजरअंदाज करते हैं, वेडिंग में भी और फिल्मों में भी, जो हम शॉर्ट फिल्म इंडी फिल्म मेकर्स के तौर पर हम कोशिश करते हैं हमारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, एकदम स्टीफन स्पिलबर्ग जैसा है, एकदम शानदार किसी बॉलीवुड की फिल्म के जैसा है, पर हम लाइटिंग्स पर कभी काम नहीं करते, लाइटिंग्स की स्टडी नहीं करते, लाइटिंग्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ये मेरा जो आपको एम्बियंस दिख रहा है ये बहुत साधारण एम्बियंस है, ये बेहतर बस 1 2 3 4 लाइटों की वजह से लगता है। तो दोस्तों आप लाइटिंग्स की पढ़ाई करें, आप ये समझने की कोशिश करें कि मैं कब कहां 1 लाइट 2 लाइट से मैं क्या कर सकता हूं। आप आर्टिस्टिक क्रिएशन पर ज्यादा ध्यान दें। आप वेडिंग में भी मैं बात कर रहा हूं, वेडिंग, शॉर्ट फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट, सब में। और कहानी कहां क्या लाइट मांगती है। कोई डार्क फिल्म है तो उसकी लाइटिंग कैसे होगी, फलाना चीज है तो कोई रोमांटिक है तो उसकी लाइटिंग कैसे होगी, कोई कॉमेडी है तो उसकी लाइटिंग कैसे होगी। इसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि बोखा बहुत ज्यादा बनेगा तो मेरी फिल्म बहुत अच्छे बन आएगी, यानी मैं अगर 1.4 1.2 पर शूट करूं तो बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। दोस्तों दुनिया की बहुत जितनी फिल्में बनती हैं कई बार तो 4 और 8 पर शूट होती है अपर्चर, तो 1.8 पर तभी शूट होती है, 1.4 पर तभी शूट होती है जब कहानी की रिक्वायरमेंट है, जब आइसोलेशन मांग रहा है, जब एक कैरेक्टर के पीछे दूसरा कैरेक्टर हम दोनों को दिखाना है तो मैं 4 या 8 पर शूट करूंगा। पुरानी सारी फिल्में 8 पर शूट होती थी। अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में आप देख लीजिए। तो मेरा मानना है कि हमें और आपको यह समझना होगा कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उससे हम क्या कर पा रहे हैं, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कैमरे या उस रिसोर्स की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम सोच रहे हैं ओह काश ये होता तो मैं ये कर पाता। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों आपके पास जो इक्विपमेंट है, या आपका मोबाइल हो या कुछ भी हो, आप उससे काम शुरू करें। आप छोटे से कैमरे से काम शुरू करें, अगर बेहतर कैमरा है उससे शुरू करें, लाइटिंग्स पर ध्यान दें, कहानी पर ध्यान दें, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस पर ध्यान दें, और तब आगे आए। कम से कम 1 साल 2 साल इस विधा में अपने आप को झोंकिए। YouTube पर मैं अकेला नहीं हूं, कई लोग हैं, उनसे सीखिए। कई किताबें मार्केट में हैं, उनसे पढ़िए। और कोई आपके मन में सवाल है तो हम तो यहां बैठे ही हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की मुलाकात बस इतनी ही। मेरे हिसाब से काफी कुछ कह दिया। कुछ लिंक्स नीचे दिए हुए हैं जो हमारे पुराने कैमरेज के बारे में हैं, फिल्म टेक्निक के बारे में है, हमारे चैनल पर फिल्म्स के बारे में और शूट्स के बारे में बहुत डिटेल में छोटे छोटे एपिसोड्स बने हुए हैं। आप उन्हें जरूर देखें। और ये बस वही काम नहीं आएंगे, वेडिंग में भी काम आएंगे। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और जैसा हो हमें बताएं। और तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले बार अगले एपिसोड में
कुछ नई चीजों के साथ। तब तक ले हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।